भाई जो स्वयं है, तो स्वयं मैंने कई बार आपको बताया भी है कि स्वयं के 3 कौन से प्रिंसिपल है जिसपे स्वयं जो स्वयं का जो 3 आधार है, तो स्वयं के 3 प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कि स्वयं एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यानी किन 3 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने का लक्ष्य स्वयं रखता है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी ही होगा वैसे, बी होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यही 3 इसके प्रिंसिपल हैं जिसपे स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, जो 2017 के फरवरी से अभी है, मतलब 20 फरवरी 2017 से प्रोसेस में है और हमारे काम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल एंड स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली पर्टेन्स टू विच ह्यूमन एबिलिटी। बहुविध बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सटीकता से दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं के प्रत्यक्षण की योग्यता मानव की किस योग्यता से संबंधित है? सर ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए? Which one is correct? डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। डी, वैसे आंसर तो अगर इसका डी ही होगा। करेक्ट आंसर है हावर्ड गार्डनर, ऐसा इसका नाम है ना। जो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, दिस हैज बीन गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस, और ये साइकोलॉजी से जुड़ा एक विषय, मनोविज्ञान से जुड़ा एक टर्म है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ओके, जहाँ पे किसी एक के पास कई सारे अलग अलग स्किल, एप्टीट्यूड, टैलेंट, ठीक है, तो एक ही पर्सन में कई तरह के इंटेलिजेंस हो सकते हैं। एक ही पर्सन काम में भी अच्छा हो सकता है, कला में भी अच्छा हो सकता है, संगीत में भी अच्छा हो सकता है, तो है ना। तो इस तरह की चीजें, ऐसे में कौन सा ह्यूमन एबिलिटी है जो कि विजुअल मतलब जो देखते हैं ना, दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं के प्रत्यक्षण की योग्यता से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा स्पैटियल इंटेलिजेंस। इसको हम लोग विजुअल स्पैटियल एबिलिटी भी कहते हैं। ओके, जहाँ पे गाइस आप क्या करते हो ना कि किसी भी चीज को मान लीजिए आपने देखा, हमारे में क्या होता है कि हम लोग जीवन में कोई भी चीज एक बार देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारा जो आंख है, इट इज लाइक अ कैमरा, आई इज लाइक अ कैमरा। हमारा जो आंख है ये डीएसएलआर से भी बेहतर, मतलब इसका जो लेंस है वो डीएसएलआर क्या उससे भी हाई लेवल का अगर कोई लेंस होता है तो उससे भी बेहतर हमारा जो आंख का लेंस है वो है, क्योंकि नेचुरल। तो जो भी चीज हम जीवन में एक बार देख लेते हैं तो हमारे माइंड में उसका पिक्चर आ जाता है, ऐसा होता है हमारे साथ अमूमन। तो दैट इज कॉल्ड विजुअल एंड स्पैटियल एबिलिटी, कि जिसको आपने जीवन में एक बार देख लिया, आप उसको क्या करते हो, आप उसको रिटेन करते हो, तो आपके माइंड में पूरा एक पिक्चर बन जाता है कि अच्छा हाँ इसको तो मैंने देखा है, इसको तो मैं जानती हूँ, ऐसा होता है ना। एक वेल स्ट्रक्चर्ड इमेज बन जाता है। अगर आपने जीवन में किसी को भी या कोई भी चीज को आपने कभी देखा है तो एक बार दिमाग आपको मैसेज देता है कि यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है। तो यही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो होगा स्पैटियल, ठीक है। बाकी इट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, तो इसका करेक्ट आंसर डी है वैसे, जिसमें आपकी एबिलिटी है टू विजुअल एंड स्पैटियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, यानी देखना और देखने के साथ साथ दृश्य एवं स्थानिक वस्तुओं, जो भी वस्तु आप देखते हो तो उसको देखने के बाद उसका एक वेल स्ट्रक्चर्ड इमेज आपके मतलब कि माइंड में बन जाता है। ऐसे में आप उसको इजीली रिटेन कर पाते हो, एनी टाइम आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका आंसर क्या होगा गाइस? ये अलग अलग यहाँ पे थियरी है, कौन सा थियरी किसने दिया है ऐसा आपसे पूछ रहा है। थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, थियरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस,
थियरी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, मोरेटोरियम, तो ये अलग अलग थियरी हैं, ये सारे साइकोलॉजी से जुड़े हैं, यानी साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो कौन किसने दिया है ऐसा आपसे पूछ रहा है। थियरी ऑफ सर ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का ऑप्शन ए सर। बी का थर्ड। थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट तो लॉरेंस कोलबर्ग का है। थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग का है, ठीक है, जहाँ पे ये अपनी थियरी को देता है कि भाई किस प्रकार से हमारा जो मोरल डेवलपमेंट है ना, मोरल किसी भी बच्चे में, किसी भी चिल्ड्रन में जो मोरली हम लोग डेवलप होते हैं विद टाइम, तो उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो ये तो आपका जो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। इसके अलावा थियरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है ये बी का 4 यानी रेमंड कैटल ने। थियरी ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जॉन हॉर्न ने, और मोरेटोरियम जो है वो आपका इरिक इरिक्सन ने दिया है, ठीक है। थियरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है गाइस? फ्लूइड इंटेलिजेंस जो आपका पहला तो हो गया मोरल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी चिल्ड्रन का जो मोरली वो डेवलप करता है, उसका आईक्यू या फिर जो मोरालिटी है उस ग्राउंड पे कैसे वो डेवलप करता है बचपन से लेकर और बड़े होने तक, है ना, तो उसके बारे में है। दूसरा है गाइस थियरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि कोई भी जो चिल्ड्रन है, कोई भी स्टूडेंट हो या चिल्ड्रन हो, तो उसमें जो एबिलिटी आता है ना टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, जो बड़े बड़े मान लीजिए आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है खास करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो लाइफ में डेली बेस पे हमारे, तो उसको सॉल्व करने का जो एक रीजनिंग आपके अंदर, जो एक लॉजिक डेवलप होता है समय के साथ कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हो, तो दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। की ये भी एक इंटेलिजेंस है जो समय के साथ बच्चे में डेवलप होता है कि वो अपने लाइफ के डेली बेस के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर पाए। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है ना, दैट इज ऑल अबाउट यूजिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हमारे पास सभी के पास नॉलेज है, लेकिन सबको उसका यूज करना नहीं आता। वी ऑल हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, बट उसका यूज कैसे किया जाए, तो ये आपको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बताएगा, है ना। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपको ये बताएगा कि आप अपने नॉलेज को, स्किल को, अपने एक्सपीरियंस को कैसे गेन कर सकते हो, और गेन करने के साथ साथ कैसे उसको यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पे, ठीक है। इट इज ऑल्सो अबाउट लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी जो भी आपका नॉलेज स्किल डेवलप होता है तो आप उसको मेमोरी में रखते हो और समय पड़ने पे कैसे उसको यूज करते हो सोसाइटी में, तो दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और फ्लूइड इंटेलिजेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा गाइस एक मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम जो है आपका ये थियरी, ये आपको एरिक एरिक्सन ने दिया है। मोरेटोरियम ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और इसका भी, ये भी एडोलेसेंट स्टेज में हमारे में आता है, ठीक है। एडोलेसेंट स्टेज का मतलब क्या है गाइस? जब आप मतलब कि छोटे एजेस में होते हो, लेस देन एडोलेसेंट का मतलब क्या हो गया, लेस देन 18, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस कि हम लोग काफी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, या नई नई चीजों को जानने का हमारे अंदर बड़ा खुमार एक होता है कि भाई नई चीजों को जाने, क्योंकि जब आप टीनेजर होते हो ना, जब आप टीन एज में होते हो तो बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में पहली बार हो रही होती हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंजेस हों या कुछ नई चीजों को देखना, उसको लेकर के एक्साइटमेंट। तो ऐसे में ये होता है मोरेटोरियम, जहाँ पे आप एडोलेसेंट स्टेज में ग्रो करते हो, चीजों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो कि भाई कौन सा चीज क्या है, ठीक है। एक सेंस आपके अंदर डेवलप होता है। तो ये अलग अलग स्टेज है, और ये सभी चिल्ड्रन से जुड़े, चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा ये चारों टर्म है। बाल मनोविज्ञान, ठीक है, कैसे हम लोग मोरल डेवलप होते हैं, या फिर नॉलेज स्किल को यूज करना, या फिर चीजों को आइडेंटिफाई करना, तो ये सारा मोरल डेवलपमेंट से जुड़ा एक टर्म। इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये बताइए। यहाँ पे 4 आपका है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ईमेल है, सेंसस है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो सभी का आपको मैच करना है, कौन किससे मैच होगा,
कौन किससे मैच होगा ये बताना है आपको। जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर, सेंसस ऑप्शन नंबर सी होगा। सी का सेकंड सी होगा सर। सी होगा यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फेस टू फेस होता है ना। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, संरचित साक्षात्कार, वो क्या है, फेस टू फेस होता है, आमने सामने। ईमेल जो है, ईमेल हमारा एम्बेडेड होता है ना, यानी कि हम उसको एक लिंक के थ्रू या ईमेल करते हो, फिर उसको एम्बेडेड का मतलब सेंडर जो है वो रिसीवर को भेजता है 1 to 1। सेंसस आपका पूरे पॉपुलेशन का होता है, जिसको जनगणना आप कहते हो। जनगणना तो पूरे पॉपुलेशन का ही होगा ना, तो सी का तो 2 ही होगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो आप जानते ही हैं, जिसको आप रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम सैम्पलिंग के 5 प्रकार होते हैं। तो रैंडम को ही प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। रैंडम को ही प्रोबेबिलिटी यानी संभावना न्यायाधर्श कहते हैं, प्रतिचयन कहते हैं। तो इसका पहला टाइप तो यही है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा टाइप क्या होता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तीसरा होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। चौथा होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। पांचवा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। तो ये 5 प्रकार है। ये जो है आपके 5 प्रकार होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोल लो या रैंडम, दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। Given below are stages of research process. Arrange these in the correct sequence of carrying them out. यानी गाइस यहाँ पे आपको ना रिसर्च प्रोसेस दिया हुआ है, स्टेजेस दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया भी है। रिसर्च का स्टेज आपको सीक्वेंस में करना है, कौन पहले कौन बाद। स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताया था ना, 8 होते हैं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा स्टेप रिसर्च में पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन उसके बाद आएगा। तो ऐसा आपसे पूछ रहा है, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। डी, ऑप्शन नंबर डी सर। डी होगा सर। ऑप्शन नंबर बी सर। नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यस सर। डी का मतलब आपका कहना है कि पहले बी आना चाहिए। यस सर। यानी हम पहले रिसर्च क्वेश्चन बना लें, फिर डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन कर लें, फिर डेटा एनालिसिस कर लें, फिर सैम्पलिंग करें। यस सर। पहला स्टेप हमारा होता है रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू। गलत बोल रहे हैं आप, डी तो नहीं होगा सर। ए। पहला लिटरेचर रिव्यू ही होगा, क्योंकि गाइस 8 स्टेप्स है ना। रिसर्च के 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है शोध समस्या की पहचान, जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू, जो है ऑप्शन में, साहित्य का समीक्षा। तीसरा होता है हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन, परिकल्पना तथा शोध प्रश्न बनाना। चौथा होता है रिसर्च डिजाइन। पांचवा होता है डेटा कलेक्शन, देन डेटा एनालिसिस। तो ऐसे में पहला लिटरेचर रिव्यू होगा, दूसरा रिसर्च क्वेश्चन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यस सर, ऑप्शन नंबर ए। पहला लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च क्वेश्चन, फिर आपका सैम्पलिंग, तब जाके डेटा कलेक्शन, और सबसे लास्ट में आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस जो है ना, ये रिसर्च का करीब करीब वन ऑफ द लास्ट स्टेप है। वन ऑफ द लास्ट स्टेप, क्योंकि उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है, कुछ करने लायक रहता नहीं डेटा एनालिसिस, तो लास्ट ही होता है ये। उसके बाद तो राइटिंग होता है ना। तो इसका आंसर ए होगा। पहले आप लिटरेचर रिव्यू करो, उसके बाद रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, तब जाके डेटा कलेक्ट करें, फिर एनालिसिस, सैम्पलिंग के बाद, तो ये होगा। एक और क्वेश्चन बताइएगा इस आंसर। इसका आंसर क्या होगा।
Which one is correct? Synchronous, asynchronous, participatory, authoritarian. Which one is correct? कौन सा करेक्ट है बताइए? ऑप्शन नंबर बी सर। सिंक्रोनस का मतलब है जहाँ पे मतलब कि फेस टू फेस लाइव इंटरेक्शन। ये सिंक्रोनस का मतलब है कि जो रिकॉर्डेड काइंड ऑफ ना। पार्टिसिपेटरी जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यस सर, ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक है, सी इसका आंसर है। सी इसका आंसर है क्योंकि सिंक्रोनस का मतलब वो क्या कहेगा, आमने सामने जैसे आमने सामने बैठोगे तो रियल टाइम नहीं तो होगा ना। फेस टू फेस बात करिएगा तो एक रियल टाइम में ही तो करोगे। एसिंक्रोनस जो है आपका न्यूज़पेपर तो कभी भी पढ़ लो, जब मन करे तब पढ़ लो, तो आपके हाथ की बात है। पार्टिसिपेटरी बोर्ड रूम मीटिंग, मान लीजिए अभी हम लोग जैसे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही कंपनी की मीटिंग होती है या ऑफिस में मीटिंग हुआ तो उसमें क्या है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करोगे, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। और अथॉरिटेरियन मतलब हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हेड होगा वो अथॉरिटेरियन, तो उसका एटीट्यूड होगा ही। इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये बताइए। Which of the following sources are non-point sources of groundwater contamination? इनमें से कौन है जो भूजल संदूषण के गैर बिंदु स्रोत हैं? सर ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि। Yes, option number C, or surface fluoridation. ऑप्शन नंबर सी। जी सर। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि नॉन पॉइंट सोर्स है और ग्राउंड? इसका आंसर डी ही होगा वैसे, मतलब सी फॉर कैलकाटा, यानी डी ओनली, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी तो ये पूछ रहा है कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, जो हमारे धरती के नीचे जल है ना। और नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब हो गया एक्सेस फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो हम लोग कृषि में मिलाते हैं ना, जमीन में मिलाते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो मल्टीप्लाई हो, ज्यादा पैदा कर सके हम लोग। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन का जो नॉन पॉइंट सोर्स है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी जो कृषि भूमि होती है ना, जहाँ पे हम खेती करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, कई बार इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन वो बढ़े, इनहेंस हो, इंक्रीज हो। तो ऐसे में एग्रीकल्चरल लैंड ये एक नॉन पॉइंट सोर्स है ग्राउंड वाटर के, मतलब गंदा होने का। जो आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, यानी जो धरती के नीचे जो जल का भंडार है, वो कॉन्टेमिनेट माने गंदा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो उसका बड़ा रीजन एग्रीकल्चरल लैंड है। और एग्रीकल्चरल लैंड में भी जो हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह मिला रहे हैं ना, तो वो उसके वजह से नीचे तक उसका प्रभाव जा रहा है, पानी तक जो है वो दूषित हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी जो एग्जाम आप दीजिएगा। अभी जो एग्जाम आप दोगे 2-3 दिन के बाद, आप सभी ने अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मतलब मिलेंगे। आज एक नया टॉपिक गाइस मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा।